नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज न्यूज़पेपर में एक अच्छा आर्टिकल आया है आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट पर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स मार्जिनली टू 7.2% इन जुलाई टू सितंबर सर्वे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई से सितंबर के बीच में गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम 2021 और 2022 के ग्राफ्स को देखें तो इसमें हमको एक गिरावट देखने को मिलती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इस सर्वे को सर्वे है आपका PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखिए, रिपोर्ट और सर्वे का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ग्राफ में देखिए, ग्राफ में आपको रेड कलर में वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया गया है और जो डार्क ब्लू कलर है उसमें आपको मेन अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया गया है। जो हल्का लाइट ब्लू कलर है इसमें आपको ओवरऑल एक ग्राफ दिखाया गया है पुरुष और महिला दोनों को मैनेज करके। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे घट रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है कि किस बेसिस पर किसी को एम्प्लॉयड कहा जाएगा और किसी को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि वो रेट कितना है, तो एक पूरा जो लेबर फोर्स है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 लेबर्स हैं, तो उनमें से कितने अनएम्प्लॉयड हैं। अगर मान लीजिए 90 को हमने काम दे रखा है तो बच गए 10, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 10%। तो किसी देश का अगर पॉपुलेशन 100 करोड़ है तो उसमें से अगर 25 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 25% है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका मेनली सीजन पर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी सीजन में बहुत डिमांड होगा और वहाँ पर आप लेबर्स वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी खासी कमाई होगी। हो सकता है किसी और सीजन में बहुत डिमांड ना हुआ, तो ज़्यादा लेबर्स की डिमांड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कम लेबर्स में ही काम चल जाएगा, तो जो बाकी के लेबर्स थे वो उस समय खाली रहेंगे। तो ऐसा जो भी स्ट्रक्चर है ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। जनरली अगर आप देखो तो जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, कृषि डिपेंडेंट लोग हैं, उन लोगों पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है कि जब रोपनी का टाइम होता है या फिर कटनी का टाइम होता है उस समय पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है, लेकिन बाकी समय पर बेरोजगार रहते हैं लोग, इसलिए वो लोग फिर शहर की ओर अग्रसर होते हैं कुछ और काम के लिए। फिर आपका आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका एक ऐसा सिचुएशन है कि जब किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्ति पर्याप्त हैं पर उसी काम को करने में 10 व्यक्ति लगे हुए हैं। मतलब जितने में वो काम हो सकता है, जितने व्यक्ति के इनपुट से, उससे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ये आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जनरली अगर आप देखो तो भारत में कई सारे राज्यों में, कई सारे विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में आपको कृषि में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा परिवार एक ही काम को करने में लगा हुआ है, जिसमें केवल या तो पुरुष या केवल स्त्री भी वो काम को कर सकती है, उसमें पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। तो ये आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल हुआ। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये समझ लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है जब आपकी दक्षता मार्केट में जो डिमांड है उसको मैच नहीं कर पा रही है। जैसे आप अगर देखो तो आजकल जो ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं कॉलेजेस से, उनमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है। जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए वो उन ग्रेजुएट्स में फ़िलहाल नहीं है, उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अब उसका होता क्या है कि क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है तो जो भी इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली उनको जॉब देती नहीं है, उनको किसी न किसी ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। जनरली आप देखो तो इंजीनियरिंग फील्ड में ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है ऐसा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उससे हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे देखिए, अचानक से किसी टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो इंडस्ट्री में कुछ शिफ्ट आ जाए और वर्कर्स के काम को मशीन्स करने लग जाएं, तो वो आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे संभव है कि भविष्य में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें अधिकतर रोबोट्स लाए जाएं, तो एक रोबोट कई सारे मजदूरों का काम आसानी से कर सकता है और जल्दी कर सकता है, विदाउट ह्यूमन एरर कर सकता है।
तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है, जैसे किसी साबुन बनाने का इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, तो होगा क्या इसमें कि जो काम लोगों के द्वारा किया जा रहा था वो एक ऑटोमेटेड रोबोट के थ्रू करना पड़ेगा। अब देखिए, ऑटोमेशन के आ जाने से कई लोगों की जॉब गई हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर स्किल्ड लेबर्स की जॉब बढ़ गई है, बट जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके कई सारे जॉब चले गए हैं। तो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये आपका कहलाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को खोजने के काम कर रहा है, उसके बीच का जो लैग होता है, टाइम लैग है, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है कि कई सारे जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो और अदर ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए कर रहे हैं या फिर बीबीए हैं, वो कई कंपनीज में अप्लाई करते रहते हैं ताकि अच्छा ग्रोथ मिले। मान लीजिए कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अराउंड 80 लाख प्रति एनम है और मुझे गूगल में जाने की इच्छा है, जो कि आप अप्रॉक्सीमेटली देखिए तो 1.5 करोड़ के आसपास का पैकेज है। मैं उसके लिए तैयारी करना चाहता हूं क्योंकि बिना तैयारी के वो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं या फिर जो इंटरव्यू है वो क्रैक नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट से डिज़ाइन कर दिया। मैंने 2-3 महीने तक उसका प्रिपरेशन किया और उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू में बैठा। भगवान की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो अब ये जो 2-3 महीने का लैग था, जब मैंने एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब के लिए बीच में टाइम लिया, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और अनएम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस करेंगे, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, होता क्या है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि आपकी जॉब की निश्चितता नहीं है। जैसे इंडिया में देखिए तो सरकारी नौकरी का काफ़ी क्रेज है। कारण ये भी है कि उसकी निश्चितता के कारण, मतलब कि किसी भी अनिश्चित कारण के कारण आपको निकाला नहीं जाएगा। पहले आप पर कमेटी बैठेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी अति विशेष कारणों में ही आपको निकाला जा सकता है। तो इसी कारणवश ये निश्चितता का ही पैरामीटर है आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। जितने भी इंडिया में प्राइवेट जॉब्स हैं ये आपका इस कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए, प्राइवेट जॉब्स पर किसी भी समय आप पर गाज गिरने की संभावनाएं रहती हैं। हो सकता है आपका जो क्वालिफिकेशन हो वहां पर उतना मैटर न करे, उससे ज़्यादा आपके बॉस के नीड पर डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या चाहिए। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे यू आर फायर्ड। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, अभी ट्विटर की काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ट्विटर एलन मस्क के द्वारा खरीद लिया गया था। उसी समय जो पराग जी थे, हमारे सीईओ थे ट्विटर के, इंडिया के ही थे, उनको हटा दिया गया तुरंत। तो ये काफ़ी मीम भी बने कि क्या फ़ायदा इतने बड़े उस पर भी जाकर जब बॉस निकाल दे रहा है, इससे अच्छा सरकारी नौकरी करो। तो एक तरह से वो ठीक भी है क्योंकि आप सभी सरकारी नौकरी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि आप पर डायरेक्टली कोई एक्टिविटी या कार्यवाही नहीं हो सकती है। पहले एक कमेटी बैठेगी, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये आपका वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आता है। तो ये थे कुछ मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो कैटेगराइज करने के लिए बहुत सारे कैटेगरी हैं, बट ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पे भी आंसर राइटिंग में या फिर किसी रेफरेंस में यूज़ करने के लिए आपको ये यूज़ हो सकता है। इवन अगर आप देखो तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे तो मुझे याद है क्वेश्चंस भी पूछ रखा है यूपीएससी ने, और यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आशा है आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे कल फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।